हाँ, तो आज की हेडिंग इसमें लगाएगा रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी, या नोट करें बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरा नाम भी लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, सिंपली कैपिटल जी से भी काम कर सकते हो, एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मैंने लॉन्ग बना दिया इसको, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन, सीधा सीधे भी आप लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी विच इज नेम्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है, स्मॉल जी, स्मॉल जी। अगेन अब देखें इसके बीच में कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास में क्या है, अर्थ होगी, ये हमारे पास में क्या है, अर्थ है, अर्थ एक चीज, और यहां पर क्या हो गया इसका, अर्थ का सेंटर, ये है अर्थ का सेंटर। ओके, यहां आपके पास में एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है इस पोर्शन पर। अगेन ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर है, तो ये क्या कहलाएगी, अर्थ की रेडियस। इसको हम किससे लिखा करेंगे, कैपिटल आर से लिखा करेंगे, ठीक है। यहां क्या रखा है, यहां पर को एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, क्लियर है, ठीक है। हमने क्या कहा, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास को हम ले लेते हैं स्मॉल एम, उसका मास है स्मॉल एम, यहां भी लिखूंगा इधर भी लिखूंगा, और जो अर्थ है उसके मास को हम ले लेते हैं कैपिटल एम, कैपिटल एम। कभी कभी हम इसको ऐसा ई भी लगा दिया करते हैं, मास ऑफ अर्थ, ऐसा भी हम लोग कर दिया करते हैं, लेकिन अभी हमने इसको कैपिटल एम और स्मॉल एम के फॉर्मेट में लिख दिया, क्लियर हो गया। अगेन चलिए मैं इसको यहां पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। तो कैपिटल सॉरी, यहां हमारे पास में जो कैपिटल एम है उसको आप लिखिएगा मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ ये लिखना, और कैपिटल आर नोट करते चलो, नोट कीजिए, ठीक है। जो कैपिटल आर है रेडियस ऑफ अर्थ, आप इसको क्या कह सकते हो, रेडियस ऑफ अर्थ, ये आप लिखना। अगेन और स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मास है, ऑब्जेक्ट का मास। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो क्या होगा, तो इसमें ओके, अगर यहां आपको अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट ये यहां पर रखा है, दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो इनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो एफ क्या होगा, एफ जो होगा इसको आप कह सकते हो फोर्स, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, इस तरीके से आपने इनको बता दिया कि ये चीज है, बात है नहीं, ठीक है। इसने आपको बता दिया इस तरीके से ना, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास है, ऑब्जेक्ट का मास, रेडियस ऑफ द अर्थ, सॉरी स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, और एफ क्या है, फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो पहला कंसेप्ट है, तो दो तरीके हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। पहली चीज, ठीक है, फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो पहले तो आपने क्या कर दिया, जितनी भी चीजें हैं उन सबको आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। अब दोनों के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ये हमको किसने बताया था, न्यूटन अंकल ने बताया था, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, तो बाई ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो कितना फॉर्मूला था, एफ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यही तो होगा ना। एम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कैपिटल एम क्या है, अर्थ, ठीक है। स्मॉल एम क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आर। थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच लो इसको, ये तो हमने अपने कैलकुलेशन के लिए बनाया ना, ऐसा लो, ये कहानी आ गई ना। एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट आपने इसमें रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये नियम लगाइए, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना, आर ई का स्क्वायर। अच्छा आर लिखा ना, आर ई लिख देना इसको, आर ई ऐसा नोट कर देना, आर भी लिखोगे चलेगा, अच्छा आर रहने दो, फिर रहने दो, डाउट करोगे फिर, ठीक है।
हाँ, आर का स्क्वायर। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या आया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखें फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई ऑब्जेक्ट, सुनो, एक फोर्स किससे मिला आपको? एक फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा हमने पढ़ा है कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कहां आने वाला है? नीचे की ओर आने वाला है। क्यों? क्योंकि उस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा। और फोर्स किसके इक्वल होता है? बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां यूज करो। दूसरी चीज, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या फॉर्मूला बनाया था आपने? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, हाँ, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये सेकंड लॉ बनाया था। लेकिन हम क्या करते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरी चीज क्या होगी, कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है तो उस पर एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स किसके बराबर होगा? वह फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास, वह फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास और उस पर लगने वाले एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास हमने कितना लिया? ऑब्जेक्ट के मास को हमने m लिया है। ठीक है, और अर्थ की ओर गिर रहा है तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या लेते हैं? स्मॉल जी लेते हैं। स्मॉल जी लेते हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया? mg। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहां तक समझ पाए हैं ना? ठीक है, ये न्यूटन के लॉ से और ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, दोनों चीजें। अब फोर्स तो फोर्स ही है। ठीक है, आप कोई भी फोर्स लगाओ, कुछ भी आप कहो, ऑब्जेक्ट कहां आएगा? नीचे की ओर ही आएगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड, या पुटिंग द वैल्यू भी कह सकते हो, या आप इसको कंपेयरिंग भी कह सकते हो। तो इसमें लिखें कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर। कंपेयर करने से क्या मिला? इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल। अरे ये भी फोर्स इक्वल टू दिस वन है, ये भी फोर्स इक्वल टू दिस वन है, लेफ्ट हैंड इक्वल है हुए तो राइट हैंड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, सीधा सा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना? आर का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? समझ गए? ठीक है, एफ की वैल्यू रख दी। अब इसमें देखो 1m और 1m ये दोनों क्या हो गए आपके? कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या आपके पास में? g, और ये हो गया आपका कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन और साथ में क्या? रेडियस का स्क्वायर। ये आपको आंसर मिलता है। ठीक है, तो देखो क्या रिलेशन आपको मिल रहा है? स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन बताइए। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। ये आपको मिल रहा है, ये रिलेशन हमको मिलता है। ठीक है ना? वैल्यू ऑफ g, जो स्मॉल g की वैल्यू होगी, जो स्मॉल g की वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड कर रही है? फॉर्मूले से हम देखेंगे। तो वैल्यू ऑफ g, वो आपको हेडिंग आप लगाएगा वैल्यू ऑफ g, स्मॉल g, हाँ, वैल्यू ऑफ स्मॉल g डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, वैल्यू ऑफ g डिपेंड्स अपॉन। अब ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है? ठीक है, तो पहली चीज ये किस पर डिपेंड कर रही है? कैपिटल जी पर डिपेंड कर रही है। नंबर 1 पहला पॉइंट। ठीक है, ऐसा लिखो, इट इज डिपेंड्स ऑन, इट इज डिपेंड्स ऑन कैपिटल जी, इट इज डिपेंड्स ऑन कैपिटल जी। यहीं से पकड़ रहे हैं कैपिटल जी। तो स्मॉल जी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? कैपिटल जी। फॉर्मूले में आपके पास में कैपिटल जी है, इस पर लिख दिया। अगली चीज, ठीक है, दूसरी चीज, इट इज डिपेंड्स ऑन, अगला पॉइंट, इट इज डिपेंड्स ऑन किस पर? मास ऑफ अर्थ। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ अर्थ, अर्थ के मास पर भी ये डिपेंड करता है। दूसरी चीज, और किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो, हाँ, इट डिपेंड्स ऑन, इट ना, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या? रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। जो स्मॉल जी बन रहा है किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? देखो, आपको यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्या वो स्मॉल कैपिटल जी पर डिपेंड करता है? हाँ। क्या वो अर्थ के मास पर डिपेंड करता है? ये भी हाँ। क्या वो रेडियस ऑफ अर्थ भी डिपेंड करता है? बिल्कुल। ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे पास है। अच्छा, अब हम ये कहें, जो स्मॉल जी है, जो स्मॉल जी है, क्या वह ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड कर रहा है? ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड कर रहा है? देखिए बताओ, देखिए बताओ, या यहां जी में आपको स्मॉल एम दिख रहा है क्या? नहीं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां स्मॉल एम है ही नहीं,
ऑब्जेक्ट का मास है ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट छोटा है या बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये किसी भी शेप का, ये किसी भी शेप का, किसी भी साइज का होगा तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसमें देखो, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, it does not depends on the shape and size, shape and size of the object। ये सब चीजों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला आपको बहुत कुछ बता देता है ना। अगर हम अलग अलग, सुन रहे हैं, देखो, अगर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग वेट के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, एक ही हाइट से फेंकेंगे तो क्या होगा, एक साथ आएगा, अलग अलग आएगा, एक ही साथ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एक ही साथ जमीन पर आएंगे। क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू ना, जी की वैल्यू उनके ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होगा। तुम कहोगे कि भारी वाली ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे जल्दी आ जाएगा, और हल्का वाला क्या होगा, देर से आएगा। रीजन ये है क्योंकि उसके पास में इन्वायरमेंट भी क्या है, डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं जो उनकी स्पीड को क्या करेंगे, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे ना, उनकी स्पीड को कम और ज्यादा किया जाएगा। समझ गए ना। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट्स आपको यहां से बनाने हैं। भी कर सकते हो या याद भी कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी, तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, एक जी की वैल्यू चाहिए। जी की वैल्यू 6.673 इंटू कितना, 10 की पावर -11, ये इसकी वैल्यू होती है, विच इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। दूसरी चीज क्या है, एमई, एमई स्टैंड फॉर मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अब मैंने ई नहीं लिखा है, कैपिटल एम भी बना सकते हो, और ई भी लगेगा तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, इस तरीके से हम लिखते हैं। ये हो गया आपका 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ये क्या है, अर्थ का मास हो गया। रेडियस ऑफ द अर्थ आर, रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये इनके वैल्यूज है, इनको आप याद कर सकते हैं। आगे आने वाले एग्जामों में, आगे आने वाले एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में तो आपको दिए भी रहते हैं, कई बार दिए भी रहते हैं, कई बार नहीं भी दिए रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। चलिए यहां वैल्यू रखते हैं। ठीक है, G इज इक्वल टू, ये हो गया 6.673 इंटू कितना, 10 की पावर -11 इंटू उसके साथ में मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ ये कितना है, 6 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, 24 अपॉन, सुनो ये रेडियस का स्क्वायर होने वाला है, इसका मतलब 6.4 इंटू 10 की पावर कितना है, 6, इसका बना दो तुम होल स्क्वायर। इससे क्या मिला, G इज इक्वल टू 6.73 इंटू 10 टू दी पावर, अच्छा ऐसा करते हैं, इंटू कितना कर दिया, 6 इंटू 10 की पावर है 24, इसमें से माइनस कर देना 11 अपॉन में, यहां से 6.6 सॉरी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 वन टाइम, 6.4 इंटू 10 की पावर सॉरी 6.4 टू टाइम, और 10 की पावर 6 इंटू कितना, 10 की पावर 6 टू टाइम, ये स्क्वायरिंग में, ये स्क्वायरिंग में आए ना, इसका स्क्वायर हुआ तो 2 बार आ गया। अब जीरो का कैलकुलेशन तो आप साइड में कर सकते हो, यहां पर को 10 की पावर इसको माइनस कर दो, इसको मैं फॉर्मूले को हटा देता हूं। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, देखें ये हो गया आपका कितना 24 में से 11 माइनस कर दो, कितना आया, 4 में से 1 गया 3, और ये आ गया आपका 13, कितना आ गया 13 ना। इसको आप सिंपली कितना लिख सकते हो, 6.673 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 13 अपॉन 6.4 इंटू 6.4, और इन दोनों को जोड़ दो, 10 की पावर कितनी 12, 10 की पावर कितनी आ गई 12 ना, 6 जीरो और 6 जीरो कितने हो गए 12। ठीक है, अब आपने ना 13 में से 12 को माइनस कर दिया, 13 जीरो में से 12 जीरो कट गए, तो कितने बच गए यहाँ पे, 10 बच गया। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना, फिर वो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जी की वैल्यू कितनी आएगी 9.8, कितना हम इसको कैलकुलेट करके ले लेते हैं 9.8। ठीक है, 9.7 समथिंग आता है ना, 9.77 ऐसा कुछ आता है, उसको राउंड अप करके क्या कर दिया जाता है 9.8 लिख दिया जाता है, और साथ में क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप घर में कर सकते हो, और इसको राउंड अप करके कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। आप इसको कैलकुलेट करें,
हाँ हेडिंग इसमें लगाइए, वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन, नोट करें, वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन, बात है नहीं, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी मतलब कि जी की वैल्यू में, क्या जी की वैल्यू हर जगह सेम है? जी की वैल्यू हर जगह सेम है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो हमारा जवाब क्या होगा? नहीं, जी की वैल्यू जो होगी हर जगह सेम नहीं होगी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? जी कहते हैं। और उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हर जगह उनकी वैल्यू सेम है या उनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो हमारा जवाब क्या है? हाँ, उसकी वैल्यू में चेंज हो जाती है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, हाँ चलिए पहले ना ऐसा हम इसको बनाते हैं। नंबर 1 पहला ऐसा बना दो, शेप एंड साइज। पहली हेडिंग इसमें आप लगाइएगा, शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। ठीक है, चेंज इन, ऐसे लिखो, ठीक है ऐसा लिखना, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप, ध्यान दो यार, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप। अब जो अर्थ का शेप है उसके कारण भी क्या होता है? जी में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब सुने, पहले तो हम अर्थ का एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में जो अर्थ है वो क्या है? वो सर्कल की फॉर्मेट में नहीं है, वो कैसी है? वो इलिप्टिकल है। वो कैसा है? उसका शेप कैसा है? एग जैसा, अंडे के जैसा क्या है उसका शेप है। अब इसमें देखें, अंडे के जैसा शेप मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कैसी है? ज्यादा है। ओके, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ये हमारे पास में क्या है? अर्थ का शेप है, अर्थ का शेप है। इन पॉइंट को हम क्या कहते हो? ये पॉइंट क्या है? अच्छा हाँ, कौन से? ठीक है, हाँ ये क्या है? ये आपके पोल्स हैं। ये कौन से आपके? पोल्स हैं। और इसको आप क्या कहते हो? इक्वेटर। ये कौन सी है आपकी? इक्वेटर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर, इक्वेटर। और दिस वन, ये है आपका इक्वेटर वाला पॉइंट, इक्वेटर वाला लाइन। और इसको आप क्या कहते हो? पोल कहते हो। ये वाले जो पॉइंट्स हैं उनको आप पोल कहते हो। ठीक है, अच्छा ये ऊपर साइड है तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये नीचे वाले साइड है तो कैसा हो गया आपका? साउथ पोल हो गया। क्लियर है? कैलकुलेशन करके भी हम निकाल सकते हैं या सीधे सीधे भी बना सकते हैं। ये इसका सेंटर है। अच्छा ये क्या है? रेडियस। ये भी क्या होगी? रेडियस। ये भी है रेडियस और ये भी क्या है? रेडियस है। लेकिन ये सभी रेडियस जो है ना एक जैसे नहीं है। क्यों? ये इक्वेटर वाला रेडियस है। ओके, हाँ ये इक्वेटर वाला रेडियस है तो इसको मैंने कैसे लिख दिया? आर ई से लिख दिया। ध्यान दो, ठीक है, इस वाले रेडियस को मैं कैसे लिख रहा हूं? आर ई। ठीक है, ये कैसा है? आर ई। ये पोल वाली रेडियस है तो इसको मैंने क्या लिख दिया? आर पी से लिख दिया। सिंपली खाली कैलकुलेशन हम लोग इसमें कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला जैसा बन रहा है उस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेटर, अगर तो आपको ना अगर इक्वेटर में चलना होगा तो ज्यादा जाना पड़ेगा और अगेन पोल में जाना होगा, पोल में जाना होगा तो आपको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। इतना तो समझ में आता है आपको ना? हाँ, तो चलिए इसको एक बार फॉर्मूला हम बनाते हैं इक्वेटर के लिए और एक बार फॉर्मूला हम किसके लिए बनाते हैं? पोल्स के लिए। तो जनरल फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला था हमारे पास में जी इज इक्वल टू कितना था? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ऐसा था। ये हमारे पास में जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब इसको इक्वेटर के लिए बना दो। इक्वेटर के लिए जी, जी ई ऐसा लिख देंगे। हाँ, कैपिटल ई लिख दिया मैंने, इक्वेटर पर जी, इक्वेटर पर जी इज इक्वल टू कैपिटल जी में कोई चेंज नहीं आएगा, मास ऑफ अर्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, रेडियस में आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? इसको मैंने लिख दिया इक्वेटर का रेडियस, ऐसा लिख दिया। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इक्वेटर के लिए सेट कर रहा हूं मैं, इस लाइन के लिए जी निकाल रहा हूं, इस लाइन से जी निकाला, ई ई लिख दिया। ठीक है, बाकी तो सेम है। चलो अब पोल के लिए बनाते हैं। पोल में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? उसका जी मैंने इसको लिख दिया जीपी से। अगेन कैपिटल जी में कोई चेंज नहीं आया, मास ऑफ अर्थ सेम है और रेडियस ऑफ अर्थ बदल गई। रेडियस ऑफ अर्थ उसको कैसे लिखा जाएगा? आरपी से हमने लिखा, आरपी। और इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना आ गया आपका? 2। इक्वेशन नंबर कितना आया? 2। चलिए दोनों को हम ना दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। दोनों क्या किया जाए? डिवाइड कर दिया जाए। तो देखें हमने इसको लिखा जी ई इक्वेटर अपॉन जी पी पोल अपॉन कितना आएगा? जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम आर पी का स्क्वायर, ऐसा बनेगा।
इस तरीके से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो। अब सुना, ये तो कैलकुलेशन करना आता है ना आपको, ये जो फोर्थ नंबर होगा फर्स्ट में जाएगा और साथ में थर्ड नंबर सेकंड में जाता है ना, ये इधर जाएगा, ऐसा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कितना बच रहा है हमारे पास में? हमारे पास में बच रहा आर पी का स्क्वायर अपॉन कितना, आर ई का स्क्वायर, आर पी का स्क्वायर और साथ में क्या आया, आर ई का स्क्वायर। यहां हम पहुंचे इक्वेटर अपॉन कितना, पोल, और साथ में कितना, आर पी का स्क्वायर और कितना आया, आर ई का स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपको ये मिल सकता है। ठीक है, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, इसमें फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। नोट करें यहां तक, फॉर्मूले को ही किया जा रहा है, थोड़ा सा इसको इन्वर्स किया जा रहा है ऊपर, मतलब मैंने ऐसा कर दिया ना, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से बन गया, या इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बनता, यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसका उल्टा किया जा रहा है, तो हमने इसको क्या लिखा, जीपी। ठीक है, जी वैल्यू ऑफ जी इन पोल्स अपॉन में क्या, वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेटर इज इक्वल टू, इसको ऊपर लाओ, आर ई का स्क्वायर और कितना, आर पी का स्क्वायर, ऐसे करोगे। ठीक है, यही तो आएगा। अब इसमें देखो, आर ई बड़ा है आर पी, रेडियस ऑफ आर ई, रेडियस ऑफ आर ई इक्वल है, मतलब यहां ऐसे समझ लो, ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, ऊपर वाली वैल्यू क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है, तो उसी के हिसाब इसमें भी लगाएंगे। इसमें बताओ आर ई की वैल्यू बड़ी होगी या आर पी की, आर ई। इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है या पोल्स पर ज्यादा है, इक्वेटर पर ज्यादा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, हम ऐसा लिख सकते हैं आर ई, ठीक है, रेडियस इन इक्वेटर, रेडियस इन इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस इन पोल्स, ऐसा लिख दिया, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको बड़ा बना दिया, सीधा यहां से समझ लो। तो आर ई की वैल्यू अगर आर पी की वैल्यू से बड़ी है तो वही नियम यहां भी लगाओ, वही नियम यहां भी लगा दो, तो क्या, जी पी की वैल्यू, जी पी की वैल्यू इज ग्रेटर देन जी ई की वैल्यू, जी ई की वैल्यू। देखो पोल्स पर जी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी, किससे, इक्वेटर से, किससे, इक्वेटर। ये वाला कंसेप्ट यहां आपको लगा सकते हैं आप। इसको हमने ना लेंथी बना दिया, लेकिन अब हम इसको ना सीधे कंसेप्ट में समझते हैं, सीधे कंसेप्ट में समझिए। देखो ऐसा ही है, ये जी और एम तो कैसा है, कांस्टेंट है, जी और एम कैसा है, फिक्स है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला, इसके बाद आप लिखेंगे, हाँ सीधा फॉर्मूला हमको ही मिला, आर इज प्रोपोर्शनल टू जी एम अपॉन कितना, देखो ऐसा, ऐसी आपके पास में इक्वेशन है। ठीक है, ये जी फिक्स है, इसको हटा दो, एम फिक्स है, इसको भी हटा दो, यहां क्या लगा दो, कांस्टेंट का साइन ऐसा लगा दो, ये लगा दिया। जी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पर, जी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस, जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां जी कम होगा। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेटर पर अगर हम चले कहां पर को, इक्वेटर, इक्वेटर पर रेडियस कैसा है, रेडियस है लार्ज, रेडियस कैसा है, लार्ज है, रेडियस की वैल्यू लार्ज है, तो जी कैसा होगा, जी की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल, जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू कैसे होने वाली है, कम होने वाली है, एक चीज। अच्छा अब चलो पोल्स पर, अब कहां चलो, पोल्स पर चलो, पोल में चलो। ठीक है, पोल में आप सुने, पोल में रेडियस, ये है पोल। ठीक है, पोल में रेडियस कैसा है, कम है, पोल में रेडियस कैसा होगा, कम, इसको रेडियस को हमने क्या लिखा, स्मॉल, इसको हमने रेडियस कैसा लिख दिया, स्मॉल लिख दिया, तो जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी लार्ज, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज। अब इसका क्या रोल है, ठीक है, ये हमने आपको लिखा तो दिया ना। ठीक है, इसका थोड़ा सा मेन मकसद समझना है, आपने जो कैलकुलेशन किया वो आपको बेशक समझ में ना आया हो, ठीक है, या हमने कैलकुलेशन करके ऐसा फॉर्मुला बना दिया, कभी आपको वैल्यू दी जाए तो ऐसा बना सकते हो, लेकिन हमारा जनरल कंसेप्ट इतना था, जी इज इक्वल टू 1/r², आर की वैल्यू बड़ी है तो जी कम हो गया, जी की वैल्यू कम, सॉरी आर कम हो गया तो जी बढ़ गया, यहां रेडियस बड़ी है, यहां रेडियस ज्यादा होता है तो जी क्या होगा, कम होगा, जी कम होगा। अच्छा इधर रेडियस क्या है, कम है, रेडियस कम है तो जी कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दो। अब हम ये काम हो गया, ठीक है, इसको मैं हटाता हूं, फिर से देखो, अब जो हमारे पास में वेट है, वेट का क्या होगा, ठीक है, वेट, कोई भी, जैसे ना अर्थ हमको क्या कर रही है, अर्थ हमको क्या कर रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ हमको, ठीक है, एक पर्टिकुलर फोर्स, ध्यान दीजिएगा, अर्थ ना एक पर्टिकुलर फोर्स से हमको अपनी ओर खींच रही है, और जो फोर्स है वही क्या बनता है, हमारा वेट बनता है, वही हमारा क्या बनता है, वेट। देखे तो इसमें अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ, और एफ क्या बनता है, एम इंटू ए, लीनियर मोशन अगर हम करते हैं तो मास इंटू एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अगेन अब अगर हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
m इंटू जी बनेगा, m इंटू क्या बनेगा, जी। और जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है वही क्या होता है, वेट। फोर्स ही क्या होता है, वेट होता है। फोर्स ही क्या है, वेट है। और वेट किससे बनता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन। हम अर्थ को जितना दबाएंगे, ठीक है, आप क्या करते हैं, वो वेइंग मशीन में बैठते हो ना, वेइंग मशीन में जैसे बैठे हुए आपने उसको जितना दबाया, बदले में उसने क्या कर दिया, रिपल्सन फोर्स से आपका वेट बता दिया, ठीक है। अच्छा, उस फोर्स के पीछे दो चीजें हैं, उस वेट के पीछे दो चीजें हैं, एक तो है आपका मास और दूसरा क्या है, जी। दूसरा क्या हो गया, जी, ठीक है। और सुने, जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है। जी की वैल्यू अगर हर जगह सेम नहीं है तो ये बिल्कुल जादू है। जादू बोले तो तुम्हारा वेट में भी क्या आ जाएगा, चेंज आएगा, ठीक है। वेट डिपेंड कर रहा है मास इंटू जी पर, ठीक है। अब सुनो, अब इधर आ जाओ, यहां जी की वैल्यू कैसी है, इधर देखो, इक्वेटर पर जी कैसा है, कम है, ठीक है। अगर जी कम है तो वेट भी कैसा होगा फिर, हाँ, वेट कैसा होगा, वेट तुम्हारा कम होगा, समझ गए, ठीक है। अगर तुम 10 किलो के हो तो 5 किलो के हो, ऐसा वहां आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। आप हल्के हो जाओगे, आप हल्के हो जाओगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। अगर आप सुने, आप पोल्स में आते हैं, पोल्स में आइए, पोल्स में बताओ जी कितना, याद याद दो, पोल्स में कितना, हाँ, जी लार्ज है, मास फिक्स है, मास फिक्स है, ठीक है, मास फिक्स है। अगर जी लार्ज है तो वेट कितना, लार्ज हो जाएगा। तो आप अगर वही वेट को आप वेइंग मशीन को लेके कहा, इक्वेटर पर, तो वही वेइंग मशीन आपका वेट कम दिखाएगी, ठीक है। और उसी वेइंग मशीन को कहां ले गए आप, पोल्स पे ले गए, तो आपका वेट कैसा होगा, बड़ा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तुम कहोगे इतना चल के आए थे हम लोग, ठीक है, वेट कम होने के बजाय क्या हो गया, वेट गेन हो गया, वेट क्या हो गया, गेन हो गया, ठीक है। नोट करें, कंसेप्ट इतना ही है, रेडियस बढ़ेगा तो जी घटेगा, रेडियस बढ़ेगा तो जी घटेगा, और जी घटेगा तो वेट घटेगा। रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस अगर कम होगा तो जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कहानी, जी कहां कम हो रहा है, जी की वैल्यू इक्वेटर पे कैसी है, कम, तो वेट कैसा है, कम, ठीक है। पोल्स पर कैसा है, जी ज्यादा, तो वेट कैसा होगा, ज्यादा। नोट करें, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया आपका, हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। हाँ, इसमें लिखें, वी नो दैट जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये ऐसा कह सकते हो, हाँ, जी इज इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर, स्क्वायर लिखेगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ, हाँ, एज द डिस्टेंस increases, distance increases from center, from center, distance increases from center, hence the value of g, value of g decreases, value of g decreases, value of g decreases, ठीक है। तो एट टॉप, ड्यू टू द रीजन, ऐसा लिखो, ड्यू टू द रीजन एट टॉप, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी इज लेस, इज लेस, ओके, वैल्यू ऑफ जी इज लेस। अगर वैल्यू ऑफ जी कैसे होगी, लेस होगी, तो हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। अब यहां कंसेप्ट क्या है, वही रेडियस वाला हो गया ना, ठीक है। ये जो आर है, ये जो आर है, ये कहां से लिया जाता है,
अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से लिया जाता है। तो हम ये जानते हैं जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसी को शब्दों में लिखा है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से आप जितने ऊंचाई पर जाते रहेंगे, जितने ऊंचाई पर जाते रहेंगे, तो जी जो है उसके उसके क्या है, इनवर्सली, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे जैसे एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कम। अगर जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसके कारण हमारी जी की वैल्यू कम हो जाएगी, इसी को लिखा है ड्यू टू द रीजन द वैल्यू ऑफ जी लेस। जी की वैल्यू कम हो जाएगी और हमारा वेट भी कैसा हो जाएगा, वहां को कम हो जाएगा। जी का वैल्यू कम होने से वेट कैसा, कम। जी की वैल्यू बढ़ने से वेट कैसा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। आगे ऊंचाई में जाने पर ध्यान दो ना, एक तो क्या था, शेप एंड साइज। इक्वेटर पर जी की वैल्यू कैसी है, लेस है। ठीक है, जी की वैल्यू लेस है तो वेट कैसा हो गया, लेस हो गया ना, जो भी है इक्वेटर ऑफ पोल्स पर वहां की कहानी है। और इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, हाइट के बढ़ने से, हाइट के बढ़ने से क्या हो जाएगा, तब भी आपकी जी की वैल्यू में क्या होगी, चेंजेस आएंगे और आपका वेट तब भी वेरी करेगा। अब चलते हैं डेप्थ की ओर, नीचे की ओर। ठीक है, नोट करें पहले पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ डेप्थ नंबर 3। इसमें लिखें इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर हम ना गहराई में जाएं तो तब भी ये चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। इफेक्ट ऑफ डेप्थ, अगेन एज वी गो बिलो, एज वी गो बिलो द सरफेस, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, below the surface of the earth, the acceleration due to gravity, the acceleration, the acceleration due to gravity, due to gravity, acceleration due to gravity goes on decreasing, goes on decreasing, goes on decreasing and become zero, and become zero, become zero at the center of the earth, at the center of the earth, सेंटर ऑफ द अर्थ। और जैसे ही आप क्या जाओगे, अर्थ के सेंटर में जाओगे, अर्थ के सेंटर में जैसे जाओगे तो जी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, जी की वैल्यू 0 मिलेगी, जी की वैल्यू 0 मिलेगी, सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अगेन, तो यहां भी आपको क्या करेगा, वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो वी फील वेरिएशन, ठीक है, या वेट कैसा हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो देखें, अगर हम अर्थ का एक सिंपल फिगर अगर हम आपको बनाते हैं, तो अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। ठीक है, अर्थ सरफेस में से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अर्थ सरफेस से नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे तो जी की वैल्यू तब भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। और सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, जी, ठीक है, 0 मिलेगी। और मैक्सिमम कहां है, एट सरफेस पर, एट, अगर हम सरफेस की बात करें, सरफेस की बात करें तो जी क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा, सर्वाधिक मिलने वाला है, जी की वैल्यू सर्वाधिक। ठीक है, हाइट के साथ जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू में क्या होगा, बदलाव। अच्छा, बदलाव कैसे होगा, जी कम होता जाएगा क्योंकि रेडियस बढ़ गई, डिस्टेंस की बढ़ने के साथ जी क्या होगा, कम होता जाएगा। और नीचे की ओर गए, गहराई की ओर गए तो तब भी क्या होगा, तब भी डिस्टेंस बढ़ रही है तो जी की वैल्यू, और सेंटर में जाके तो जी कितना हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, जी की वैल्यू तब भी कम हो जाएगी। अगर हम कहें मैक्सिमम कहां होता है तो जवाब है मैक्सिमम बिल्कुल अर्थ के सरफेस पर होता है। ठीक है, नोट करें।